हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अप्रैल से, उनके लिए जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, उनके लिए कॉमर्स पढ़ हजारीबाग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होता है, उस टेस्ट सीरीज का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हुआ है। ये हमारे यहाँ टेस्ट हो रहा है क्लास 11 का BST टेस्ट का ये है, और ये जो क्वेश्चन आंसर करके हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टूडेंट को भेजे हैं, वो क्वेश्चन आज आप लोगों को और अच्छे से समझा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से हम लोग एक सेट ऑलरेडी, एक सेट 2 सेट का वीडियो जा चुका है, बाकी जो है 3 सेट और वीडियो जाएगा, यानी टोटल 5 वीडियो जाएगा एक सब्जेक्ट का, और टोटल 5 वीडियो हर सब्जेक्ट का। अकाउंट्स का 5 जा चुका है, BST का 5 जाएगा, इकोनॉमिक्स 5 जाएगा, CA 5 जाएगा और ETP का 5-5 वीडियो जाएगा। और हम लोग सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास लेकर आए, चूँकि ये सेट आंसर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सेट हमने अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में, उनको भेज चुके हैं, और इसलिए यहाँ पे जब चूँकि भेजे हैं तो हम कलर करके भेजते हैं ताकि उनको सही आंसर पता चल जाए, और वही सेट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो डिस्कस करते चले जाएंगे कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते जाएंगे और याद करवाने का प्लान करते हैं। आज हम लोग अभी बैठेंगे और याद कर लेंगे 40 का 40 क्वेश्चन अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट BST याद रखिएगा। तो सबसे पहले बोलता है फुटकर व्यापारी माल किसको बेचता है, तो फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को बेचता है, उत्पादक को बेच ही नहीं सकता, होलसेलर को बेच नहीं सकता। यानी सिस्टम क्या बोलता है कि प्रोड्यूसर खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीदता है होलसेलर, होलसेलर से खरीदता है रिटेलर, और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। तो बोलता है रिटेलर किसको माल बेचता है, कस्टमर को, पहला। दूसरा, इंडेंट क्या होना चाहिए, इंडेंट लिखित होना चाहिए। इंडेंट का वो इस्तेमाल होता है, बताइए। इंडेंट इस्तेमाल होता है जब हम विदेश में सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम आयात और निर्यात का काम करते हैं तो उसमें इंटेंट लिखा जाता है। तो ये जो इंटेंट लिखा जाता है वो किस में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। इंटेंट कहाँ होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तीसरा बोलता है निम्नलिखित में से व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप है। बड़ा बिजनेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रारूप होते हैं, तो याद रखिएगा बिजनेस करने में आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा, मिक्स सेक्टर, तो ऑल ऑफ दिस। लाभ का बंटवारा किस में नहीं किया जाता था, लाभ का बंटवारा एकाकी व्यापार में नहीं किया जाता। एक अकेला आदमी बिजनेस करता है तो वहीं लाभ नहीं बांटा जाएगा। उसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की गैर निर्गमित श्रेणी में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर प्राइवेट सेक्टर नॉन कॉर्पोरेटेड। नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब है जिसको रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसा कौन बिजनेस है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको भी नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी ऐसा बिजनेस है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, यानी ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसा कौन बिजनेस है इसमें जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। तो ये दोनों को नहीं कराना पड़ता है, ये है जिसको कराना पड़ता है, तो गलत ये ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सहकारी समिति का पंजीकरण कराना क्या अनिवार्य है या ऐच्छिक है। तो बोलता है सहकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सहकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और कौन से कानून में होगा, तो याद रखिएगा सहकारी समिति के लिए 1912 में कानून बना था। सहकारी समिति में मिनिमम कम से कम कितने लोग होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मिनिमम 10 लोग होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है 1912 के कानून में, और कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सेवा करना। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवा करना। मेन उद्देश्य है सेवा करना। अगर सेवा करने के बाद कुछ बचेगा तो उसको बांटेंगे, तो उसको हम लोग लाभ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस को बांटना, आधिक्य को बांटना। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कानून से बनता है। देखिए लिखा होगा, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो कानून से होता है। कंपनी इसलिए कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो कानून से होता है, इसलिए हम लोग इसको कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। एक निजी कंपनी व्यवसाय शुरू कर सकती है, बताइए एक प्राइवेट कंपनी कब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, तो एक प्राइवेट कंपनी जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे शुरू कर सकती है। तो लिखा है समावेदन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, यानी जिस समय कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उसी समय एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, तो कंपलसरी, याद रखिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या अनिवार्य है। वहाँ के बाद यहाँ है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक ही पेज में दोनों है। तो 10 के बाद यहाँ आया 11 नंबर, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, अनिवार्य है। उसके आगे लघु व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। लघु व्यवसाय किसके लिए उपयुक्त है, तो भैया मिठाई बनाने का काम छोटा होता है, सिले सिलाई कपड़े वाला बड़ा होता है, ये सभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो मिठाई बनाने का कारोबार छोटा बिजनेस के अंदर आता है। आप जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के किस प्रारूप को पसंद करेंगे, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है,
एकाकी व्यापार में, साझेदारी में, संयुक्त पूंजी कंपनी में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पार्टनरशिप में होता है, क्योंकि कब डूब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब मारपीट कर ले। दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप किस में सबसे अधिक होता है? कौन ऐसा इसमें काम है जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करती है? तो विभागीय उपक्रम में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सरकार का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, जिसमें आता है रेलवे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है रेलवे, आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, वो सब आता है। इसमें सरकार का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। पब्लिक इंटरप्राइजेस का उद्देश्य क्या है? सरकारी कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना या लाभ कमाते हुए सेवा भी करना? तो देखिए, समाज सेवा तथा लाभ कमाना। पहले सेवा करेंगे फिर लाभ कमाएंगे, दोनों का उद्देश्य है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। उसके अंदर है कंपनी, व्यवसाय या उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका सामान एक से ज़्यादा देशों में बनता है? यानी ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिसका सामान एक से अधिक देशों में बनता है, तो उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान एक से ज़्यादा देशों में बनता है। भारत के किस बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है? तो भारत में आरबीआई को सबसे टॉप बैंक के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मतलब सबसे टॉप बैंक। तो भारत में आरबीआई को सबसे टॉप बैंक के रूप में जाना जाता है। सबसे इसी को सेंट्रल बैंक बोलते हैं, याद रखिएगा। आरबीआई को ही हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। जितना नोट छपता है आरबीआई छपता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसको पावर मिला था 1949 में। ठीक है, आरबीआई हमारे देश का सबसे टॉप बैंक होता है। नोट छापने का अधिकार इसी के पास है। नोट छापने का अधिकार इसी के पास है। सारे नोट, जितने नोट छपते हैं भारत में, वो सब यही छापता है आरबीआई। कोई दिक्कत है? अब जमा स्वीकार करना बैंक का कौन सा काम है? बैंक का कौन सा काम है जमा स्वीकार करना? तो बैंक में याद रखिएगा प्राथमिक काम है, प्राइमरी काम है। दो ही प्राइमरी काम है बैंक का, जमा स्वीकार करना, लोगों को ऋण देना। जमा स्वीकार करना, लोगों को ऋण देना, ये दो प्राइमरी काम है बैंक का। बैंक का मुख्य काम है जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण देना। बोलता है एश्योरेंस शब्द का प्रयोग कब करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा करते हैं ना, तो हम लोग एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अग्नि बीमा और थेफ्ट इंश्योरेंस और मरी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस बोलते हैं हम लोग। बहुत लोग गलत बोलते हैं, बहुत लोग को पता नहीं है, सबको हम लोग इंश्योरेंस बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करते हैं तो उसको एश्योरेंस बोलना चाहिए। और जब बाकी लोगों का, जैसे बाकी मतलब आग लगने का बीमा हो गया, चोरी का बीमा हो गया, समुद्री बीमा हो गया, बाकी बीमा जैसे मोटरसाइकिल का बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके लिए इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन आदमी का जब इंश्योरेंस करते हो तो उसको एश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। आदमी वाला में एश्योरेंस, और बाकी किसी का बीमा करते हैं जिसमें जान नहीं होता उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। विश्वस्तता बीमा की विषय वस्तु है, तो याद रखिएगा अमूर्त विषय वस्तु है। उसके नीचे बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है। बीमा का उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति करना। अगर भैया नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कर देगा बीमा कंपनी, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कोई मर गया तो ला देगा वापस, ऐसा नहीं। बीमा कंपनी सिर्फ क्षतिपूर्ति करेगा, भरपाई कर देगा अगर कोई कुछ नुकसान हो जाता तो। आगे लिखा है बीमा कराते समय हानि, बीमा कराते समय तथा हानि के समय दोनों समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। कौन सा? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें बीमा कराते समय तथा हानि होते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर फायर इंश्योरेंस में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलेगा सर ये चीज़ जल गया, जला हुआ चीज़ पता चलेगा कि क्या क्या जला है, तो इसलिए इंश्योरेंस होना चाहिए। बोलता है नॉट इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या नहीं इंक्लूड नहीं होता है? संदेशवाहन में क्या शामिल नहीं होता है? तो ध्यान, संदेशवाहन में विचार तो शामिल होता है, संदेशवाहन में संपत्ति शामिल नहीं होता है, संदेशवाहन में भावना शामिल नहीं होती। बोला इसमें से कौन है जो संदेशवाहन में शामिल नहीं होता है? तो संदेशवाहन में ध्यान दीजिएगा संपत्ति और वस्तु ये दोनों शामिल नहीं होना चाहिए। विचार होना चाहिए, भावना होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चेंज कर लीजिए, संपत्ति गलत ऑप्शन दिया गया, इसको संपत्ति की जगह ऑप्शन चेंज कीजिए। इसको होना चाहिए जानकारी, इन्फॉर्मेशन। गलत टाइप हो गया है, इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, तब आपका ऑप्शन वो ठीक होगा, सूचना। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, टेस्ट में गलत टाइप हो गया था, तब यह आंसर सही होगा गुड्स। संप्रेषण के लिए आवश्यक है, संदेशवाहन के लिए क्या आवश्यक है? 2 व्यक्ति आवश्यक है, मैसेज आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है और मीडियम आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि संदेशवाहन के लिए सब आवश्यक है। 2 व्यक्ति भी होना चाहिए, संदेश भी होना चाहिए, विश्वास। यहाँ पे देखिए गलती लिख रहा है क्वेश्चन में, संप्रेषण के लिए आवश्यक नहीं है लिखिएगा, इसको सुधार लीजिए। इसेंशियल, नॉट इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, तब आपका विश्वास सही आंसर आएगा। विश्वास का जरूरत नहीं है, 2 व्यक्ति चाहिए संदेशवाहन के लिए, मैसेज चाहिए और मीडियम चाहिए। अगर ये तीनों रहेगा तो संदेशवाहन हो जाएगा, ये ज़रूरत नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन आवश्यक नहीं है, तो विश्वास आवश्यक नहीं है संदेशवाहन के लिए। आगे लिखा है भंडार गृह किस उपयोगिता का सृजन करता है? भंडार गृह समय उपयोगिता का सृजन करता है। कोई दिक्कत है?
भंडारगृह जो है वो टाइम यूटिलिटी को मैनेज करता है। मान लीजिए आपके पास 3 दिन के लिए माल रखने का जगह है नहीं है, तो 3 दिन आप कहाँ रखिएगा, तो भंडार में रखिएगा, गोदाम में रखिएगा, तो गोदाम आपका समय बचाता है। शीत संग्रहालय क्या होता है, मतलब कोल्ड स्टोर क्या होता है, कोल्ड स्टोर जहाँ पे शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं को रखा जाता है, ऐसे वस्तुओं को रखा जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोर में ठंडे पर जगह रहता है, और ठंडे जगह में जल्द ख़राब होने वाले वस्तुओं को रखा जाता है। निम्न में से कौन भंडारगृह का प्रकार नहीं है, दुकान। देखिए सरकारी भंडारगृह है, सार्वजनिक भंडारगृह है, बंधक भंडारगृह, दुकान, लेकिन कोई भंडारगृह नहीं होता है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, ई कॉमर्स का मतलब है ट्रांजैक्शन इन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अगर हम लेन देन करते हैं, सामान खरीदते और बेचते हैं, तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स में लेन देन होता है, बताइए ई कॉमर्स में क्या होता है, इंटरनेशनल लेन देन होता है। बताइए हम यहाँ बैठे आप दिल्ली अमेरिका की कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दुनिया देश में कहीं भी लेन देन हो रहा है। ई कॉमर्स में ग्राहक वस्तु का चुनाव कैसे करते हैं, मोबाइल पे आता है, स्क्रीन पर देख के चुनाव करते हैं। देखिए लिखा है कंप्यूटर में प्रदर्शन द्वारा करता है, यानी कंप्यूटर में उसके सामने दिखता है और वहाँ से वो अपने वस्तुओं का चुनाव करता है कि हमको कौन सा वस्तु लेना चाहिए। एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है, तो समाज के प्रति। एक बिजनेस जो है वो समाज के लोगों के बारे में सोचे, समाज के लिए अच्छा सोचे, और ये सामाजिक उत्तरदायित्व उसका है कि उसे एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता कौन से स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो प्रबंध के तीसरे स्तर पर। नैतिकता उच्च स्तर, मध्य स्तर और बिना प्रबंध के कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी के लिए नैतिकता जरूरी। नैतिकता, इंसानियत, मानवता सब में होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रबंध का स्तर हो, सारे प्रबंध के स्तर में नैतिकता होनी चाहिए। उसके नीचे है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करती है। सामाजिक उत्तरदायित्व किससे बढ़ता है, तो सभी से बढ़ता है। सामाजिक अगर उत्तरदायित्व अच्छा है तो बिक्री भी बढ़ेगा, बाजार के क्षेत्र में भी आपको प्रवेश होगा, संस्था की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ऑल ऑफ दीज कंपनी के उद्देश्य दिए होते हैं। कंपनी के उद्देश्य कहाँ लिखे होते हैं, तो याद रखिएगा पार्षद सीमा नियम में लिखे होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के उद्देश्य लिखे होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का सबसे हाईएस्ट मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। अधिकृत पूंजी का पूरा ब्यौरा कहाँ पे दिया रहता है, पार्षद अंतर नियम सीमा नियम में लिखा रहता है। आगे कंपनी के अंशधारी होते हैं, अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है कंपनी का ऋण पत्रधारी होता है। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज क्रेडिटर, यानी ऋण पत्रधारी कंपनी का क्रेडिटर होता है। अंशों पर लाभांश देना आवश्यक है, अंशों पर लाभांश देना आवश्यक है। अगर आप शेयर खरीदे हैं तो आप देना होगा आपको लाभांश, अनिवार्य नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी नहीं मिलता है। ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य है, ऋण पत्र अगर लिए हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर डिबेंचर बेच के यानी लोन लेके पैसा लाए हैं तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा। बोलता है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण होता है। कॉमर्शियल बैंक किस तरह का लोन देता है, तो कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन देता है, मीडियम टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसको आंसर नहीं किया हुआ है तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। सारा लोन देता है, नहीं ये शॉर्ट टर्म भी देगा, मीडियम टर्म भी देगा, लॉन्ग टर्म भी देगा। और लघु स्तरीय उद्योगों की विनियोग सीमा क्या होती है, तो 10 करोड़। लघु स्तरीय उद्योगों की विनियोग सीमा कितनी होती है, 10 करोड़ होती है। ये हमने बीएसटी का एक और मॉडल पेपर आपके सामने कर दिया, और धीरे धीरे हम लोग सारे थ्योरी के मॉडल पेपर आपके पास लेकर आएंगे, और सारे के सारे मॉडल पेपर आप पढ़िए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले ये मॉडल पेपर।